हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने कल के लेक्चर में पार्ट 7.1 कंप्लीट करा था, जिसमें हमने क्रिमिनल प्रोसीजर को, जिसमें हमने एक्चुअली आईपीसी कंप्लीट करा था और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है जो रह गया था। तो वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संडे को वैसे तो हम पेपर सॉल्व करते हैं, बट ये यूनिट काफी बड़ी हो रही थी तो मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 में आईपीसी कवर करा था और आज के पार्ट में हम कवर कर रहे हैं सीआरपीसी और आईईए। तो फटाफट से हम क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास के एंड में मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो स्टार्ट करें हम। चलो स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी से। सीआरपीसी का यहाँ पे जो है फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ procedural and substantive law that describes the formation of criminal court and their procedure. Basically कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, क्या प्रोसीजर होगी, कोर्ट में क्या क्या चीजें करी जाती हैं, ये सब सीआरपीसी में मेंशन है। कोर्ट के पास में क्या क्या परमिशंस हैं, उनके एडवोकेट्स के पास में, जज के पास में और सबके पास में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनके पास में पावर्स है, कौन कौन सी पावर्स हैं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो सीआरपीसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट एम्स टू प्रोवाइड ड्यू प्रोसेस टू द अक्यूज्ड। जो अक्यूज्ड है तो उसकी पूरी प्रोसेस, कैसे प्रोसेस उसकी होगी, क्या उसकी गवाही कैसे होगी, उस पर पूरा जो है मुकदमा, जो बोलते हैं मुकदमा कैसे चलेगा, वो मुकदमा पूरा सीआरपीसी में दिया है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल का पूरा जो प्रोसीजर चलेगा वो क्या होगा, कैसे चलेगा, ये इसमें मेंशन है। समझ गए? तो इट एस्टेब्लिश प्रोसीजर, इसमें क्या है, प्रोसीजर दी हुई है कॉग्निजेबल क्राइम्स के लिए, अरेस्ट के लिए, बेल के लिए, एविडेंस कलेक्शन, ट्रायल्स के लिए, और इनोसेंस है, पर्सन इनोसेंट है या गिल्टी है, ये भी आप जो डिटरमाइन कर सकते हो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके। सीआरपीसी जो है वो जुलाई 1898 में स्टार्ट हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस कर दिया गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अभी अभी 2023 में रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल नाम दे दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया है 2023 यानी अभी अभी लेटेस्ट है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, इसका नाम दिया गया है। आईपीसी का नाम भी चेंज कर दिया गया है और आईए का भी नाम चेंज कर दिया गया है। अब जो हमें सेक्शंस पढ़ने हैं सीआरपीसी में वो यहाँ पे हैं, ये इतने सेक्शंस हैं। ठीक है, इन सभी सेक्शंस को मैं फटाफट से जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस इसमें आते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 26, जिसमें है डिटरमाइन विच कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोर्ट, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्ट जो होते हैं उनके पास में क्या क्या पावर होती है, ठीक है, क्या क्या इनके पास में अथॉरिटी होती है, ये इस सेक्शन में दिया हुआ है। तो 3 तरीके के कोर्ट होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, जो सेशन कोर्ट जो होता है, ये सीरियस ऑफेंसेस हैंडल करते हैं और ये पनिशमेंट दे सकते हैं करीबन 7 साल तक की। ठीक है, फिर आता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये ट्राइज ऑफेंसेस, ये विथ पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की पनिशमेंट ये दे सकते हैं। फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, ये सेवरल टाइप के क्राइम से डील करते हैं और पनिशमेंट दे सकते हैं ये अप टू 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं। हायरार्की दी हुई है कोर्ट की। कोर्ट की हायरार्की जो है, सबसे पहले आपका आता है सेशन कोर्ट, उसके बाद मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये दी हुई है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, सम ऑफेंसेस मस्ट बी ट्राइड बाय स्पेसिफिक कोर्ट एज पर द लॉ, ये इसमें दिया हुआ है कि कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक कोर्ट में ही देखे जाएंगे, हर कोर्ट में नहीं देखे जाएंगे। पावर टू टेक कॉग्निजेंस, इनके पास में अथॉरिटी होती है लीगल प्रोसीडिंग्स करने की अगेंस्ट अक्यूज, और वो वही जो है प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं जो जितनी अथॉरिटी इनके पास में है।
फिर आ जाओ सेक्शन 27। सेक्शन 27 यानी जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स, 18 साल से कम, ठीक है। जुवेनाइल्स जो होते हैं उनके लिए पहले ये 18 साल था, फिर ये 16 साल कर दिया गया। तो जो भी जितने भी जुवेनाइल केसेस होते हैं, ठीक है, वो पनिशेबल नहीं होते हैं, यानी कि उनको जो है डेथ का पनिशमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस एज में जो है 16, देखो पहले मैंने बताया था कि 18 था, लेकिन अब जो है एज चेंज करके 16 कर दिया गया है, एज ऑफ 16। 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर उनसे कोई क्राइम कमिट होता है तो उन्हें पनिशमेंट नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो होते हैं स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, उन कोर्ट में उनको स्पेशल वो बोलते हैं सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे इनको ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, या फिर बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। जो यूथफुल ऑफेंडर्स हैं उन्हें करेक्शन कोड बोला जाता है, यानी कि सुधार गृह जिन्हें बोलते हैं, जहाँ पे इन्हें सुधारा जाएगा, इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है इसमें मेंशन सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी में। अगला आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 बोलता है टाइप ऑफ सेंटेंस दैट मैजिस्ट्रेट्स आर ऑथराइज्ड टू पास। मैजिस्ट्रेट के पास में क्या क्या पावर्स हैं, ऑथराइज हैं जिस चीज के लिए। तो सेक्शन 29 एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को ये पावर देते हैं सर्टेन टाइप ऑफ सेंटेंसेस देने के लिए, देखिए डिपेंड करता है क्या ऑफेंस किया है। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? मैजिस्ट्रेट जो होता है वो इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, यानी जेल हो सकती है। मैजिस्ट्रेट कैन सेंटेंस द कॉन्विक्टेड इंडिविजुअल टू इम्प्रिजनमेंट। कॉन्विक्टेड इंडिविजुअल जो है, जो अपराधी है, उसको जेल की सजा दे सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, डिपेंड करता है कौन सा क्राइम किया है। फाइन, ठीक है, जुर्माना लगा सकते हैं, और फाइन और जुर्माना दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास में ये पावर होती है। नेक्स्ट आ जाओ ये सेक्शन 31। सेक्शन 31 में सेंटेंस इन केस ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट द सेम टाइम। एक जो अपराधी है उसने एक अपराध नहीं किया, उसने एक साथ में बहुत सारे ऑफेंसेस करे हैं, मल्टीपल ऑफेंसेस करे हैं। तो सेक्शन 31 में मल्टीपल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग ही चीजें दी गई हैं। ये बोलता है व्हेन समवन इज कॉन्विक्टेड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस इन अ सिंगल ट्रायल, एक ही ट्रायल में उसने बहुत सारे ऑफेंस करे हैं, तो सेंटेंसिंग जो है कोर्ट कैन गिव, या तो देखो अब इसमें क्या पावर दी गई है कि कोर्ट जो है वो हर ऑफेंस के लिए अलग अलग सेपरेट सेंटेंस दे सकता है, या फिर जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि सेंटेंस विल रन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे सारे सेंटेंस दिए जाएंगे, या फिर एक के बाद एक, यानी हो सकता है कि एक साथ में वो बोलें कि चलो इन सारे क्राइम की सजा एक ही बार में, या फिर जो है वो बोलेंगे एक के बाद एक, कॉन्सिक्वेंटली एक अपराध की सजा खत्म हुई, फिर दूसरे अपराध की सजा, फिर तीसरे अपराध की सजा, बैक टू बैक चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो सीरियसनेस पे डिपेंड करेगा कि कितना सीरियस ऑफेंस है, तो उसके हिसाब से कोर्ट अपना डिसीजन लेता है। समझ में आ गया? तो ये पूरी कोर्ट के पास में पावर होती है। तो सेक्शन 144 जो है वो ये बोलता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। 144 144 सेक्शन 144 144 धारा आपने सुना ही होगा कि ये 144 धारा लागू कर दी गई है। इसका मतलब क्या है कि 4 या 5 लोग या 4 से ज्यादा लोग जो है वो खड़े होके ग्रुप में नहीं रह सकते हैं, बाहर पब्लिक प्लेसेस पे प्रोहिबिट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे जो है ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि जहाँ पे दंगे फसाद होने की सिचुएशन हो, या जो लोग हैं वो पब्लिक हार्म कर सकते हो, तो उस सिचुएशन पे, ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए 144 सेक्शन को लागू कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में अथॉरिटी होती है ये पावर को लागू करने की। फिर आओ 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 154 बोलता है द सेक्शन मैंडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। इसमें एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सेक्शन दिया हुआ है पुलिस ऑफिसर इन अ पर्सन अप्रोचेस द पुलिस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस क्राइम्स होते हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो है एक अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के,
ठीक है। तो कोई पर्सन ने जाके अगर यहाँ पे पुलिस को बताया, एफआईआर दर्ज करवाई और पता चला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, जैसे कि मर्डर, रॉबरी या फिर किसी तरीके की ठग है ना, यानी फ्रॉड किया गया है, तो बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन जो है ऑफेंस की वो किसको देनी चाहिए? ऑफिसर इंचार्ज, जो भी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज हो उसको जाके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ये मेंशन है सेक्शन 154 में। अब आगे बढ़ो, इसके बाद में आता है सेक्शन 155, इंफॉर्मेशन टू नॉन कॉग्निजेबल केस। नॉन कॉग्निजेबल केस है, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है लिखा है, इफ इट स्टेट्स दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। नॉन कॉग्निजेबल केस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है पुलिस ऑफिसर। लेकिन वही कॉग्निजेबल क्राइम की बात करें तो वहां पे बिना वारंट के जाके सीधे पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है मजिस्ट्रेट के पास में पावर होनी चाहिए टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल। सेक्शन 155(2) जो है, इसमें भी जो है दिया है कि पुलिस मस्ट गेट परमिशन। पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 156। सेक्शन 156 लिखा है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस ऑफिसर की पावर दी हुई है इसमें। सेक्शन अप्लाइज टू ऑफेंसेस दैट आर क्लासिफाइड एज कॉग्निजेबल। इस सेक्शन के अंडर में कॉग्निजेबल क्राइम की रिगार्डिंग चीजें दी हुई हैं, which means that police have the authority to make an arrest without a warrant। 156 में पुलिस को ये पावर दी गई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप जो है बिना वारंट के पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हो। व्हेन एन इंफॉर्मेशन, जब जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिले, ऑफिसर इंचार्ज जो है मान लो रिफ्यूज करता है तो रजिस्टर एफआईआर। 154 में ये था कॉग्निजेबल क्राइम में ऑफिसर इंचार्ज को जो है यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। 156 में जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, 156 सेक्शन जो बोलता है कि ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको रजिस्टर करनी पड़ेगी एफआईआर, और बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर पता चलता है कि इस पर्सन ने कॉग्निजेबल क्राइम किया है। और दूसरी चीज ये भी दी हुई है 156 सेक्शन में, ये दिया गया है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना करता है तो जो पर्सन है जो कंप्लेंट करने आया है वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। 156 में ये मेंशन है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर जैसे ही मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। आगे बढ़े, तो आगे के सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 157 पर। देखो आज मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों की क्लास कैसे भी करके मैंने बोला है तो मैं ले रही हूँ आज, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना भाई, है ना। देखो यहाँ पे सेक्शन 157 बोल रहा है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो यहाँ पे जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की प्रोसीजर दी गई है। यहाँ दिया है कि ये सेक्शन 157 अप्लाइज टू ऑफेंसेस फॉर विच द पुलिस हैव द अथॉरिटी। पुलिस के पास में अथॉरिटी है और वारंट के बिना में भी अरेस्ट करने की, कॉग्निजेबल ऑफेंस है अगर तो। अब जब पुलिस ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करने जाना होता है। पुलिस के पास में अथॉरिटी है किसी भी प्लेस में एंटर होने की जहाँ पे सस्पेक्ट हो सकता है या जहाँ पे रेलिवेंट एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो ये वारंट के बिना जा सकते हैं, उनको वारंट की जरूरत नहीं होती है ये ऐसे ऑफेंसेस में। समझ गए? तो ये इसमें लिखा है सेक्शन 157 में। इसके बाद में जो ऑफिसर है, ऑफिसर जो गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको कोई भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं, आर्टिकल्स ले सकते हैं, थिंग्स जो उन्हें लगने की एविडेंस हो सकते हैं वो सब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इसमें कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को भी एग्जामिन कर सकता है अगर उन्हें लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस के बारे में उन्हें जानना है तो। नेक्स्ट आ जाओ अब 158 में रिपोर्ट कैसे सबमिट होनी है। अगर कोई एक्सपर्ट है
जो गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं ना, स्पेशली जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट जाती है। तो इस सेक्शन के अंडर में ये दिया हुआ कि रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी, हाउ टू, ठीक है, इट्स लाइक अ हाउ टू सेक्शन, कि कैसे आपको जो है रिपोर्ट डिलीवर करनी है, ठीक है। रिपोर्ट ईमेल करी है या फिर पर्सन के द्वारा भेजी गई है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर की गई है। तो इस सेक्शन में ये हेल्प करते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक ऑफ हाउ द रिपोर्ट रीच्ड इट्स इंटेंडेड ऑडियंस, ऑडियंस तक जो रिपोर्ट कैसे पहुंची है और किस तरीके से रिपोर्ट लिखनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए, वो दिया है। आ जाओ 166, सेक्शन 166 में इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। सेक्शन 176 सीआरपीसी का बोलता है द प्रोसीजर फॉर द मजिस्ट्रेट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ। मजिस्ट्रेट को कॉज ऑफ डेथ में इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करनी है उसकी प्रोसीजर दी हुई है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम इसे समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में डेथ होती है, सस्पिशियस कंडीशन में, जहाँ समझ नहीं आ रहा कि व्यक्ति की मौत कैसे होगी, तो मजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, पता करे और कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस होती है ये पता लगाने के लिए कि सामने वाले की डेथ कैसे हुई है, ये सेक्शन 176 में दिया हुआ है। नेक्स्ट डिपोजिशन, सेक्शन 291 में दिया है डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस। मेडिकल विटनेसेस का डिपोजिशन, यानी कि पूरा समझो इसमें दिस सेक्शन डील्स विद द डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। मेडिकल विटनेस क्या होती हैं? मेडिकल विटनेस यानी कि डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हो गए या कोई अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो सब मेडिकल विटनेस में आते हैं। तो यहाँ पे हाउ डॉक्टर और अदर मेडिकल प्रोफेशनल, जो भी डॉक्टर या कोई मेडिकल प्रोफेशनल है जो अपनी टेस्टिमनी पेश करने आ रहे हैं कोर्ट में, तो इस सेक्शन में प्रोसेस दी है कि कैसे वो अपनी मेडिकल फाइंडिंग्स को या ओपिनियन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लीगल केस है तो। और इट एंश्योर्स दैट मेडिकल एविडेंस प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ हो ट्रायल्स के दौरान पे, जिससे कि कोर्ट जो है एक प्रॉपर डिसीजन पर पहुंच पाए मेडिकल एक्सपर्ट के नॉलेज के बेसिस पर। तो ये 291 सेक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है 292 एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ मिंट। इसका मतलब क्या है? टेस्टिमनी ऑफ मिंट ऑफिसर, जो मिंट ऑफिसर है उनकी टेस्टिमनी के बारे में है। हाउ द स्टेटमेंट और एविडेंस गिवन बाय ऑफिशियल्स हु वर्क इन अ मिंट where coins are produced should be regarded in legal proceeding. This section ensures that information provided by mint officer is considered truthfully and relevant, particularly in case of coins and currency. करेंसी वगैरह में जो ऑफिसर्स जो हैं काम कर रहे हैं उनकी टेस्टिमनी ली जाती है। तो इस सेक्शन में यही दिया हुआ कि जो ऑफिसर इन मिंट है वो आके अपने एविडेंसेस प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर 293, ठीक है, सेक्शन 293 जो है वो क्या बोल रहा है? रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। वही चीज है, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो है उनकी रिपोर्ट। सिंपली इस सेक्शन में ये दिया हुआ कि रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जो है गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइंटिफिक एक्सपर्ट्स यानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है आर ट्रीटेड एज एविडेंस, इनको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में माना जाता है, ठीक है। इट एस्टेब्लिश अ क्रेडिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो यही होती है। तो जिनमें साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत हो, एनालिसिस की ज़रूरत हो, ऐसे केसेस में रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, इनकी जो एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है उसको एविडेंस के तौर पे माना जाता है। ये इसमें दिया है 293 में। आगे बढ़े हम 293 के बाद आ जाओ आप इंडियन एविडेंस एक्ट की। अब हम बात करेंगे आईईए जो कि लास्ट है। आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एविडेंस एक्ट की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज अ लॉ दैट रेगुलेट्स द एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंस एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट। मतलब कि एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं, रेलेवेंस की, और जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया है कोर्ट में वो कितना ट्रस्टवर्दी होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में वो सारी चीज़ें दी गई हैं। ये इफेक्ट में आया था 1 सितंबर 1872 को, ये लागू किया गया था।
अब इसके बाद में जो है इसका जो ओरिजिनल एक्ट था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दिया था ब्रिटिश टाइम पे। अभी अगर हम प्रेजेंट की इसकी बात करें तो अभी इसका नाम ही बदल दिया गया है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट का नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को हम भारतीय साक्ष्य बिल बोलते हैं। अब ये चेंज हो गया है नाम इसका, 2023 में कर दिया गया था। अब हम बात करें एक्सपर्ट विटनेस की, कि एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है। इसमें आपको दिया गया है, आपके सिलेबस में है, एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है। एक्सपर्ट विटनेस में ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स। एक एक्सपर्ट है, सीधी बात है कि जो गवाही देने आ रहा है वो एक एक्सपर्ट है, यानी कि उनको अपने फील्ड का भरपूर नॉलेज होता है। तो एक्सपर्ट विटनेस एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, बट ही वुड बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द अपोजिट पार्टी। जब एक्सपर्ट विटनेस जो है अपना गवाही देने आता है तो उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है अपोजिट पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो एक्सपर्ट विटनेस को हमेशा जो है प्रूफ करना होता है अपनी बात की, उन्होंने जो बात दी है अपनी रिपोर्ट में या कुछ में तो वो एकदम सही दी है, जो उन्हें वहां पे सबूत मिले उसके हिसाब से उन्होंने, रिजल्ट्स के हिसाब से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। तो ये आपको जानना जरूरी कि अगर आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनते हो तो आप एक एक्सपर्ट विटनेस हो। अगर आपको कोर्ट में बुलाया जाता है आपके रिपोर्ट के बेसिस पे तो आप एक एक्सपर्ट विटनेस कहलाओगे। इतना जान लो एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है। एक एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड का, जो जाके अपनी टेस्टिमनी पेश करता है और उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है अपोजिट पार्टी के द्वारा। दैट्स इट। अब देखो इंडियन एविडेंस एक्ट की हम बात करें तो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, बट its provision have scientific relevance as examination, cross examination of witness in substances materially। सीधी बात है, इसमें IEA में एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो होता ये है यहाँ पे कि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, जिसमें ये दिया होता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ कौन होगा, कैसे किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, री एग्जामिनेशन क्या है और कैसे करा जाएगा। तो 3 चीजें हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब कि विटनेस का एग्जामिनेशन द पार्टी बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। जैसे विटनेस को जिसने भी बुलाया है, यानी कि ये मेरा गवाह है, ये गवाही देगा, तो वही क्वेश्चन कर सकता है, अपोजिट पार्टी वाला नहीं कर सकता क्वेश्चन। एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी, यानी कि अब क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाली पार्टी आपके विटनेस से क्वेश्चन कर रही है। री एग्जामिनेशन होता है बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में री एग्जामिनेशन होता है, जिसने भी उसको बुलाया है पर्सन को, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में होता है री एग्जामिनेशन। एविडेंस ऑफ विटनेस शैल बी टेकन इन ओपन कोर्ट इन द प्रेजेंस एंड अंडर पर्सनल डायरेक्शन एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ द जज। जज के अंडर में ही जो है सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जज कोर्ट में ही होंगे, जज के प्रेजेंस में ही होंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ सेक्शन 137 ऑफ IEA बोलता है यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, यानी कि जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है वही इसका एग्जामिनेशन कर सकती है। रेलेवेंट फैक्ट की ही बात करी जाएगी, कोई भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे कि आप ऐसा बताओ, अगर ऐसा था तो ऐसा था, मतलब सीधी बात है, कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं था, आप वहां थे, हाँ थे, आप वहां नहीं थे, नहीं थे, खत्म। रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड बात की जाएगी। द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है इस एग्जामिनेशन का, टू गेट फ्रॉम ऑल द विटनेस ऑल मटेरियल एंड फैक्ट, सारे मटेरियल और फैक्ट निकलवाना जो भी उसके नॉलेज में है। समझ गए, बस इतना ही याद रखो एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन जो है द विटनेस इज क्वेश्चनड बाय द लॉयर ऑफ अपोजिट पार्टी। अब जो विटनेस है उसके क्वेश्चन अपोजिट पार्टी करेगी, यानी कि अक्यूज्ड का जो लॉयर है, डिफेंस लॉयर विटनेस से क्वेश्चन करेगा, ठीक है। मर्डर ट्रायल जो होता है, मर्डर ट्रायल में डिफेंस विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर इसमें लीडिंग क्वेश्चंस परमिसिबल होते हैं, बाकायदा लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, घंटों से लेके दिन तक, कई दिनों तक चलता रहता है ये, ठीक है। और जज जो है वो हमेशा इररिलेवेंट क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकता है कि भाई फालतू का क्वेश्चन है, दूसरा पूछो।
आगे बढ़े, अब हम आते हैं री एग्जामिनेशन पे। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अब देखो, री एग्जामिनेशन या री डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो है ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में होता है। This is conducted by lawyer of the side for the side which has called the witness. यानी दिस इज कंडक्टेड बाय लॉयर फॉर द साइड विच हैज कॉल्ड द विटनेस। जिसने विटनेस को बुलाया है वो ही लॉयर कंडक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? मान लो कोई मिस्टेक हुई है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई स्टेटमेंट विटनेस ने बोल दिया है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कि अगेंस्ट हो सकता है उनके या गड़बड़ लग रहा है, तो उस टाइम पर री एग्जामिनेशन किया जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्रॉस एग्जामिनर ने हमारे विटनेस को डरा दिया या फिर बहुत ज्यादा उसको जो है टैक्टिक्स के साथ में क्वेश्चन पूछे कि वो डायरेक्ट एविडेंस को डैमेज कर गया, इसलिए जो है फिर से री एग्जामिनेशन हो रहा है। द विटनेस शुड नॉट ब्रिंग एनी न्यू मैटर एट दिस स्टेज। विटनेस कोई नया मैटर नहीं ला सकता, उसी चीज पे बात होती है। लीडिंग क्वेश्चंस इसमें भी अलाउड नहीं होते री एग्जामिनेशन में भी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े हम, अब आ जाओ, कुछ एक्ट दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं। सेक्शन 45 दिया है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। Section 45 states that when a court need to form an opinion on point of foreign law, science, art or identity of a handwriting or fingerprint impression, the opinion of people who are specially skilled in these areas are relevant। यानी जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, मान लो फिंगरप्रिंट पे या हैंडराइटिंग पेन है, कोई ओपिनियन देनी है कोर्ट को, तो जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है वो यहाँ पे मानी जाती है। मान लो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, whether the death of A was caused by poison, the opinion of expert on the symptoms produced by poison are relevant। मान लो A पर्सन की डेथ हुई है, ठीक है, लग रहा है जहर खा के हुई है, तो अब हमें लग रहा है ना, लेकिन जब तक एक्सपर्ट नहीं बोलता, जब एक्सपर्ट बोलेगा कि ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं और ये माना जा सकता है कि इन सिम्टम्स के बेसिस पे कोई पॉइजन हो सकता है, तभी मानी जाएगी वो चीज। सेक्शन नंबर 46, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे लिखा है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर सपोर्टेड बाय इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। फैक्ट, ऐसे फैक्ट पे ही बात करी जाती है जहां पे एक्सपर्ट की ओपिनियन दी गई हो एक्सपर्ट द्वारा। जैसे कि अगेन वही चीज है, ए जो है यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ए की डेथ पॉइजन से हुई है, was poisoned by certain poison। The fact that other person who were poisoned by that poison exhibit certain symptom, कुछ symptoms ये दिखा रहा है, तो ये कंफर्म कौन करेगा? एक्सपर्ट बोलेगा कि हाँ ये सिम्टम्स पॉइजन के हैं या फिर ये सिम्टम्स पॉइजन के नहीं है, तभी वो माना जाएगा फैक्ट के बेसिस पे, ऐसा टाइम पास के बेसिस पे नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पे। सेक्शन 135, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। सेक्शन 135 बोलता है, ऑर्डर देता है जिसमें विटनेस को प्रोड्यूस किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है, तो ये सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर्स के बेसिस पे किया जाता है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में बस इतना ही दिया है, दिस सेक्शन ऑल्सो गिव्स डिस्क्रिशन टू एक्सक्लूड एनी एविडेंस वेयर इट्स प्रोबेटिव वैल्यू इज सब्सिस्टेंटली ओवरवेट बाय द डेंजर दैट माइट बी अनफेयरली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें ये भी दिया है कि कोई ऐसा एविडेंस है कि जो बहुत ओवरवेट कर रहा है, डेंजर में डाल रहा है उस केस को, तो वहां पे उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ 136 की बात करें, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे मुंह से ना कुछ भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, तो प्लीज़ डोंट जज। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ अपनी कि ये क्लास को कंप्लीट करूँ, बट बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बचा है, लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे दिया है सेक्शन 136, द जज कैन आस्क द पार्टी प्रपोजिंग to give evidence to explain how the fact would be relevant if proved। जज के पास में ये पावर होती है कि वो ये बोल सके कि आपने अगर ये एज अ एविडेंस प्रेजेंट किया है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये उस केस में रेलिवेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जज विल एडमिट द एविडेंस इफ दे बिलीव द फैक्ट वुड बी रेलिवेंट इफ प्रूव्ड। अगर आपने प्रूव कर दिया तभी जज जो है उस एविडेंस को एडमिट करेगा।
द पर्सन प्रपोजिंग टू proof the statement must prove the person is dead before giving the evidence of the statement. The person proposing to produce a copy must prove the origin. मतलब ये सब उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको मतलब समझ में आ गया ना, मतलब ही जानना है बस, हमें ये लॉ वाली लैंग्वेज नहीं जाननी है, हमें बस मतलब समझना है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जज के पास में पावर है कि वो बोलेगा कि हमें कितना एडमिसिबल है या नहीं है, एविडेंस आप प्रूफ करो, प्रूफ कर दिया तो वो रखेगा, प्रूफ नहीं किया तो वो रिजेक्ट। अब आ जाओ 38 पे। 138 में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर्स दिए हुए हैं विटनेस को एग्जामिनेशन करने के, जिसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन दिया है। तो ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, तो ये आप जो है अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार बैक करके देख लेना प्लीज, है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैंने 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हुए, सबके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स। 307 में किसके बारे में दिया हुआ है? रेप, थेफ्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर या रेउट, किसके बारे में है? आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। आपको कमेंट में ऐसे आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 3 का सी, ऐसे करके आपको कमेंट में जो है आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेम रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड, किस नेम ने इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता या कोई भी नहीं। तो इसमें से आपको एक आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा, एक्सटॉर्शन by treat of acquisition of an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 10 years is dealt under, किस सेक्शन के अंडर आता है? 385, 386, 87, 88। नेक्स्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, इंडिया में ये कोड ऑफ क्रिमिनल CRPC कब लागू किया गया था? ये बताना है। 71, 75, 73, 77 कब? नेक्स्ट, लीडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग, लीडिंग क्वेश्चंस किस में अलाउ होते हैं? री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर किसी में भी नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45, सेक्शन 45 के अंडर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ हो, एक कंक्लूसिव प्रूफ ना हो, सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव इन नेचर या नन ऑफ दीज। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आज का लेक्चर लेने में मुझे बहुत हिम्मत लगी है, बहुत मेहनत लगी है मुझे, बट स्टिल फाइनली वी कंप्लीटेड दिस एंड आई होप, देखो शाम को पेपर जो है वो भी मैं कैसे भी सॉल्व जरूर कराऊंगी आप लोगों के लिए। अब जो है कल का लेक्चर लूंगी मैं, चिंता मत करो, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, बट कैसे भी करके कल ठीक हो जाएगी और मैं कल का लेक्चर लूंगी, फॉर श्योर लूंगी मैं। बाई चांस कोई इश्यू होता है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल का लेक्चर आए। इज दैट क्लियर? तो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।